हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का भारती ऑनलाइन स्कूल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक जो बोर्ड परीक्षा हेतु बहुविकल्पीय पर्सन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, उनका अध्ययन करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसमें से आपके बहुत से पेपर में प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न, ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु किसे कहा जाता है? कि जो ऋतुएं हैं उनमें से श्रेष्ठ ऋतु, सबसे श्रेष्ठ ऋतु यानी कि सबसे अच्छी ऋतु किसे कहा जाता है? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, फिर बाद में उत्तर देंगे। सर्दी को, गर्मी को, वसंत को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है स, यानी कि सबसे अच्छी ऋतु वसंत ऋतु को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, कवि पुष्पों को कैसे सुंदर बनाना चाहता है? कि कवि है जो पुष्पों को कैसे सुंदर बनाना चाहता है। इसमें पुष्पों का अर्थ है युवा, युवाओं को कैसे सुंदर बनाना चाहता है। तो पहले ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। वह उन्हें अपना स्पर्श देना चाहता है, उन्हें अनंत तक खिलाना चाहता है, वह उन्हें अपने जीवन के अमृत रस से सींचना चाहता है, वह उन्हें गुलदस्ते में सजाकर सुंदर बनाना चाहता है। तो हमने कविता में पढ़ी थी कि कवि है जो पुष्पों यानी कि आज के युवाओं को अमृत रस से सींचना चाहता है, यानी कि उन्हें एक नया सवेरा दिखाना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, वन में मृदुल वसंत से आशय है। मृदुल यानी कोमल, कोमल वसंत से क्या आशय है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। ए, जीवन में आशा से परिपूर्ण सुंदर समय। ब, वसंत में वन का खिल जाना। स, चारों ओर हरियाली छा जाना। और द, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ए, जीवन में आशा से परिपूर्ण सुंदर समय। ठीक है, तो इसमें ए भर देना। कवि निराला को पुष्प कैसे दिखाई पड़ते हैं? कि इसमें पुष्प से अर्थ है युवा, कि कवि निराला को युवा कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, खिले हुए। ब, सुगंधित। से, आलसी, निद्रा में व उदासी में डूबे हुए। और द, मुरझाए हुए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स, कि कवि को जो युवा है वो आलसी, निद्रा में व उदासी में डूबे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा स। प्रश्न नंबर 5, कवि निराला अपने जीवन का अंत क्यों नहीं चाहता? तो इसमें आप पहले ऑप्शन पढ़िए कि वह ईश्वर से स्वयं मिलना चाहता है, वह अपने जीवन में बहुत से कार्य करना चाहता है, वह निरंतर प्रकृति को संवारना चाहता है। और द ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब, वह अपने जीवन में बहुत से कार्य करना चाहता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, ध्वनि कविता के रचयिता कौन है? कि जो आपकी जो पहला अध्याय है ध्वनि कविता, उसके रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। ब, सुमित्रा नंदन पंत। स, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और द, हरिशंकर परसाई। तो इस कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप सभी कविताओं के लेखक जरूर याद रखना। प्रश्न नंबर 7, वसंत ऋतु के आते ही पेड़ पौधे पर क्या छा जाती है? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे कि वसंत ऋतु जब आती है तो पेड़ पौधों पर क्या छा जाती है। तो उसके लिए हम पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, हरियाली। ब, सुमित्रा नंदन पंत। ये कोई पेड़ों पर छा जाने वाली चीज नहीं है, ये एक लेखक का नाम है। स, घनी छाया। और द, शीतलता। तो जब वसंत ऋतु आती है तो पेड़ों पर हरियाली छा जाती है। तो सातवें का आंसर हो जाएगा ए, हरियाली। प्रश्न नंबर 8, कवि निराला समाज में किसका वातावरण स्थापित करना चाहता है? कि जो कवि निराला है वो समाज में कैसा वातावरण स्थापित करना चाहता है? तो ऑप्शन ए, सहयोग का। ब, सुखद आशा का। स, मिलनसारिता का। और द, समता का। तो इसमें आंसर हो जाएगा ब, सुखद आशा का। कवि निराला समाज में सुखद आशा का वातावरण स्थापित करना चाहता है।
प्रश्न नंबर 9, कवि निराला किसको चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहता है? जो कवि निराला है वो किसको अनंत समय तक एक खिला हुआ देखना चाहता है? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, ए कलियों को, ब डालों को, स लताओं को, द फूलों को। तो इसमें आंसर हो जाएगा द फूलों को। प्रश्न नंबर 10, ध्वनि कविता में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है? कि जो ध्वनि कविता है उसमें मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है? तो पहले हम ध्यानपूर्वक ऑप्शनों को पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है प्रकृति का सहज स्वरूप को दर्शाया गया है, अंतर्मन की आवाज को दर्शाया गया है, जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाया गया है और ईश्वरीय स्वरूप को दर्शाया गया है। तो इसमें दर्शाया गया है अंतर्मन की आवाज को दर्शाया गया है, कि ध्वनि कविता में अंतर्मन की आवाज को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 11, लाख की चूड़ियां पाठ में किस पर कटाक्ष किया गया है? कि जो लाख की चूड़ियां हैं उसमें किस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, बढ़ती बेरोजगारी पर, वह मजदूर वर्ग की दशा पर, सह मशीनी युग पर और दह उपर्युक्त सभी पर। तो जो लाख की चूड़ियां हैं, जो जब हमने एक कहानी पढ़ी थी कि मशीनी युग आ गया था और कांच की चूड़ियां बनने लग गई थी, तो उससे बेरोजगारी बढ़ने लग गई थी। तो ये भी सही है। मजदूर वर्ग की दशा दशा पर, कि जो भी मजदूर लोग थे जो चूड़ियां बनाने का काम करते थे उनके आर्थिक संतुलन बहुत बिगड़ गया था। तो ये भी सही है। और मशीनी युग के आने पर, और जो मशीनों के कारण मजदूरों का काम धंधा ठप हो रहा था उसके कारण भी। तो इसका आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। ये सभी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द। प्रश्न नंबर 12, सुहाग की चूड़ियों के दाम जमींदार द्वारा कम किए जाने पर बदलू ने उसे चूड़ियां क्यों नहीं दी? ठीक है, तो ये ऑप्शन पढ़ेंगे, अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण, वह अपने आप से हारा नहीं था, वह जमींदार की परवाह नहीं करता था, वह अपनी पूरी मेहनत वसूलना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण। कि प्रश्न नंबर 13, बदलू ने स्वयं को कौन सी बीमारी बताई? कि जो बदलू है वो अपने स्वयं को उसको कौन सी बीमारी हो रही है, वो लेखक को कौन सी बीमारी बताता है? तो ऑप्शन ए मौसमी खांसी, ब फसली खांसी, से टीबी और द में श्वास की। कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो बदलू है जो लेखक को बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब फसली खांसी। वो लेखक को फसली खांसी की बीमारी बताता है। प्रश्न नंबर 14, रज्जो ने लेखक कामतानाथ की ओर क्या बढ़ा दिया? कि जब बदलू काका रज्जो को बोलते हैं कि लेखक के लिए आम लेके आओ, लल्ला के लिए आम लेकर आओ, तो ये उसी का प्रश्न है कि रज्जो ने लेखक कामतानाथ की ओर क्या बढ़ा दिया। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, 4-5 आम, ब में है चूड़ियां, से गोलियां और द में चाय नाश्ता। तो रज्जो है जो लेखक की तरफ 4-5 आम बढ़ाती है, वो एक कटोरी में 4-5 आम रखकर लाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 15, लेखक कामतानाथ बदलू को क्या कहकर पुकारता था? कि जो लेखक कामतानाथ है जो बदलू को क्या कहकर पुकारता था? तो हम कहानी में अच्छी तरह से पढ़े थे। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, बदलू चाचा, बदलू काका, बदलू मामा और बदलू नाना। तो लेखक बदलू को बदलू काका कहकर पुकारता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, बदलू भट्टी से क्या काम करता था? कि जब बदलू भट्टी चलाता था तो उससे वो क्या काम करता था? तो भट्टी बोलते हैं जिसमें बहुत तेज आग जलती है। तो लेखक उस भट्टी से लाख पिघलाता था। दूसरा ऑप्शन है पानी गर्म करता था। तीसरा ऑप्शन है चाय बनाता था। चौथा ऑप्शन है खाना बनाता था। तो हम सब ने एक कहानी पढ़ी थी और हमें पता है कि बदलू उस भट्टी में से लाख पिघलाने का काम करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 17, लाख की चूड़ियां बनाना किसका पैतृक पेशा था? कि जो लाख की चूड़ियां बनाना पैतृक पेशा यानी कि जो पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति यानी पुश्तैनी संपत्ति।
तो ये किसका पैतृक पेशा था, यानी कि किसका ये काम था। तो ऑप्शन नंबर ए लेखक का, ब में गांव वालों का, स में बदलू का और द में स्त्रियों का। तो इसका आंसर हो जाएगा स बदलू का, क्योंकि चूड़ियां बनाने का काम बदलू ही करता था। प्रश्न नंबर 18, बदलू किसके बदले चूड़ियां देता था, कि बदलू है वो क्या सामान लेकर अपनी चूड़ियां लोगों को देता था। तो हम पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए पैसों के बदले चूड़ियां देता था, ऑप्शन बी अनाज के बदले देता था, ऑप्शन सी कपड़ों के बदले देता था और ऑप्शन डी वस्तुओं के बदले देता था। तो बदलू अपनी चूड़ियां अनाज के बदले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अनाज के बदले अपनी चूड़ियां देता था। प्रश्न नंबर 19, बस की यात्रा पाठ में मित्रों की यात्रा कितने बजे प्रारंभ हुई, कि जो बस की यात्रा पाठ है उसमें जो वो 4 मित्र थे वो उनकी यात्रा कितने बजे से शुरू होती है। तो पहला ऑप्शन है शाम 4 बजे से, शाम 5 बजे से, प्रातः 9 बजे से यानी कि सुबह के 9 बजे से, प्रातः 10 बजे से यानी कि सुबह के 10 बजे से। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि शाम 4 बजे से। शाम 4 बजे से वो पन्ना से सतना और सतना से जबलपुर जाने की योजना बनाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, लेखक हरिशंकर परसाई व उसके मित्र कहाँ गए थे, कि जो लेखक हरिशंकर परसाई है, बस की यात्रा के लेखक हैं हरिशंकर परसाई और उनके मित्र कहाँ के लिए यात्रा किए थे, यानी कि कहाँ गए थे। सतना, दूसरा ऑप्शन पन्ना, तीसरा ऑप्शन जबलपुर और चौथा ऑप्शन बठिंडा। तो वो है पन्ना से सतना और सतना से जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर से। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 21, बस की दशा किसकी भांति लग रही थी, कि जो बस की दशा थी वो किस तरह से लग रही थी। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। एक टूटी इमारत के भांति, एक वयोवृद्ध की भांति यानी कि एक वृद्ध व्यक्ति के भांति लग रही थी, एक बूढ़े पेड़ के भांति, एक यानी कि बहुत पुराना पेड़ है उसकी तरह लग रही थी, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बस की दशा कैसी लग रही थी, एक वयोवृद्ध के भांति यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति के समान बस की दशा लग रही थी। प्रश्न नंबर 22, बस के पुलिया पर पहुंचते ही क्या हुआ, कि जब बस पुलिया पर पहुंची तो बस के साथ क्या हुआ। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। बस ठस हो गई, बस बंद हो गई, बस पलट गई, बस का टायर पंचर हो गया। ठीक है। तो जब बस पुलिया पर पहुंची थी तो बस के साथ क्या घटना हुई थी, बस का टायर पंचर हो गया था। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा द। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, हरिशंकर परसाई जिंदगी कहाँ गुजारने की बात करता है, कि जो बस की यात्रा पाठ है उसके लेखक है हरिशंकर परसाई, वो अपनी जिंदगी कहाँ गुजारने की बात करते हैं। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे घर में, ब ऑप्शन है जंगल में, स ऑप्शन है पन्ना में और द ऑप्शन है बस में। तो हरिशंकर परसाई अपनी जिंदगी उस यात्रा के दौरान ये सोचते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी इस बस में ही गुजर गई है। प्रश्न नंबर 24, यात्रा के दौरान लेखक हरिशंकर परसाई को आकर्षित करते थे, कि यात्रा के दौरान लेखक हरिशंकर को क्या आकर्षित करते थे। तो ऑप्शन ए बस में लगने वाले धक्के, ब बस में बैठे यात्री, से बस की आकृति और द प्रकृति के दृश्य, कि जो प्रकृति के दृश्य हैं वो। तो बस में यात्रा के दौरान हरिशंकर परसाई को क्या अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बस में लगने वाले धक्के लेखक को अपनी ओर आकर्षित करते थे। प्रश्न 25, हरिशंकर परसाई को बस की दशा कैसी लग रही थी, कि जो हरिशंकर परसाई जो बस की यात्रा के लेखक है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए कि बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है, तो वो है हरिशंकर परसाई। तो आपका प्रश्न है हरिशंकर परसाई को बस की दशा कैसी लग रही थी। तो ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। सुंदर लग रही थी, अच्छी लग रही थी, सहज लग रही थी और दयनीय लग रही थी। तो हरिशंकर परसाई को बस की दशा दयनीय लग रही थी, यानी कि उनको दया आ रही थी कि इस बस को अब आराम करना चाहिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा द। प्रश्न नंबर 26, हरिशंकर परसाई ने पहली बार किसकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा? कि जो हरिशंकर परसाई बस की यात्रा के लेखक हैं वो पहली बार किसकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, बस की ओर, ब ऑप्शन है चालक की ओर, ऑप्शन नंबर सी परिचालक की ओर, चालक तो होता है ड्राइवर और परिचालक होता है उस बस का कंडक्टर, और द है कंपनी के हिस्सेदार की ओर। ठीक है, तो लेखक सबसे पहली बार किसकी तरफ से श्रद्धा भाव से यानी दया की भावना से देखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी के हिस्सेदार की ओर। कि जब कंपनी का जो हिस्सेदार था वो भी उसी बस में सफर कर रहा था और लेखक को इस तरह से बता रहा था कि बस की कंडीशन बहुत सही है। वो उस टाइम पर भी यही कह रहा था जब बस का टायर पंचर हो रहा था और पूरी बस हिल रही थी, तभी भी वो ऐसे ही बोल रहा था कि बस की कंडीशन बिल्कुल सही है। तो इस कारण से लेखक को उस कंपनी के हिस्सेदार पर दया आ रही थी। प्रश्न नंबर 27, हरिशंकर परसाई ने कौन सी उम्मीद छोड़ दी थी? कि जो बस की यात्रा के लेखक है हरिशंकर परसाई, उन्होंने कौन सी उम्मीद उस यात्रा के दौरान छोड़ दी थी? तो ऑप्शन ए है घर पहुंचने की उम्मीद, ब है पन्ना पहुंचने की उम्मीद, और द है दफ्तर पहुंचने की उम्मीद, और द है चलने की उम्मीद। कि हरिशंकर परसाई इनमें से हम जो भी ऑप्शन पढ़े उनमें से कौन सी उम्मीद छोड़ दी थी? तो वो उन्होंने छोड़ दी थी पन्ना पहुंचने की उम्मीद। कि वो ऐसे सोचने लगे थे कि हम इस बस में अब इस बस के द्वारा हम पन्ना नहीं पहुंचेंगे, हमारी जिंदगी तो इसी बस में गुजर जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब। प्रश्न नंबर 28, बस की यात्रा कैसा लेख है? कि जो बस की यात्रा है वो किस प्रकार का लेख है? तो ऑप्शन ए विचारात्मक, ऑप्शन बी आत्मकथात्मक, ऑप्शन सी व्यंग्यात्मक, ऑप्शन द स्मरण। कि जो बस की यात्रा है ये लेख है तो ये किस प्रकार का लेख है? तो ये है व्यंग्यात्मक। प्रश्न नंबर 29, लेखक हरिशंकर परसाई के मन में बस के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा के भाव क्यों आए? कि जो लेखक हरिशंकर जो बस की यात्रा के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, वो कंपनी के हिस्सेदार यानी कि उस बस के हिस्सेदार के लिए उनके मन में दया की भावना क्यों आई? तो हम पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वह लोगों का हित चाहता था, ऑप्शन बी क्योंकि वह केवल अपने लाभ हेतु बस चला रहा था, लोगों की जान की परवाह उसे नहीं थी, ऑप्शन सी क्योंकि वह जानता नहीं था कि बस खराब है, ऑप्शन द क्योंकि वह बस की दशा के लिए वह लोगों की परेशानी हेतु पूछता रहता था। तो किस बात को सोचकर लेखक को उस पर दया आई? तो वो इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ब। क्योंकि वह केवल अपने लाभ हेतु बस चला रहा था, लोगों की जान की परवाह उसे नहीं थी। कि उस बस के हिस्सेदार को यह बिल्कुल सही पता था कि इस बस की हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी वह उस बस को चला रहा था क्योंकि उसे लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी कि इस बस में कहीं भी किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती है, फिर भी वो उस बस को चला रहा था, इसलिए लेखक को उस पर दया आती है। और हमारा इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रहते? कि जो ये दीवाने कविता है तो उसका प्रश्न आ गया है कि दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रहते? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। वे छिपकर अपनी नीतियों को अंजाम देते हैं, ऑप्शन नंबर बी उन्हें मालूम है कि उनके गलत कार्यों की सजा मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी उन्हें लोगों से डर लगता है, ऑप्शन नंबर द वे ब्रिटिश सरकार से छिपते फिरते हैं क्योंकि इनके कार्य उनकी नीतियों के विरुद्ध होते हैं। 30वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा द। कि वे ब्रिटिश सरकार से छिपते फिरते हैं क्योंकि इन्हें कार्य उनकी नीतियों के विरुद्ध होते हैं। कि जो भी इनके कार्य हैं दीवाने की हस्ती कविता में जो इनके कार्य बताए गए हैं वो ब्रिटिश नीतियों के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। इसी के साथ आपके यह
30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इससे हम अगली वीडियो में और 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस भारती ऑनलाइन स्कूल चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो इससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।